हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ डालिए। नहीं तो चलिए आज हम आपके साथ लेके आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि बेसिक चीज़ क्या होता है। नहीं तो सबसे पहले टॉपिक होगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण। तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले तीन चीज हमें जानना होगा। पहला क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड इज फिनांसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको ये तीन चीज के बारे में जानना होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संचालन क्रियाएं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विनियोजन क्रियाएं। और तीसरा है फिनांसिंग एक्टिविटीज जिसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय क्रियाएं। अब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिनांसिंग एक्टिविटीज के बारे में। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए हमको 3 पॉइंट से गुजरना होगा। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है फिनांसिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 एक्टिविटीज को पढ़ने के बाद ही लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आइए, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के लिए हमें 2 मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। मतलब क्या कि अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मेथड से भी सवाल बना सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से भी सवाल बना सकते हैं। आप किसी भी मेथड्स का प्रयोग करेंगे आपका जो आंसर होगा सेम आएगा, उस आंसर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट मेथड बहुत सा कम हम लोग यूज करते हैं, हम लोग अक्सर यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। किस मेथड का यूज करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष विधि क्या होता है? अप्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तहत आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपके सवाल में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले आप जब कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को खोजेंगे। अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको मिल गया तो सबसे ऊपर में लिखेंगे नेट प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान जो आपको जो प्रॉफिट होगा या आपको जो लॉस होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। उसके बाद उसमें कुछ आइटम को ऐड किया जाएगा। कुछ आइटम को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। कुछ आइटम को क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। अब यह बात यह है कि किस आइटम को ऐड करेंगे।
और किस आइटम को लेस करेंगे। मेरी बात तो ये है। तो सबसे पहले हम जब लिखेंगे यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद हम लोग सबसे पहले नॉन कैश आइटम पे जाएंगे। किस आइटम पे जाएंगे? नॉन कैश आइटम, यानी ऐसा आइटम जिसमें न तो कैश आता है और न ही कैश जाता है। नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम को हम लोग सबसे पहले लेते हैं। नॉन कैश आइटम मतलब ये हुआ जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे जिस ट्रांजेक्शन से न कैश आएगा न कैश जाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। ये मेरा क्या है? ये सब मेरा है नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम में भी होता है एक्सपेंस और इनकम। क्या होता है? एक्सपेंस और इनकम होता है। तो उस एक्सपेंस और इनकम को ध्यान में रखते हुए जितना मेरा एक्सपेंस होगा, मतलब जितना मेरा खर्चा होगा नॉन कैश आइटम का जितना मेरा खर्चा होगा, सारे खर्चे को ऐड कर देंगे। क्या बोले कि नॉन कैश आइटम का जो भी मेरा खर्चा है, नॉन कैश आइटम जो खर्चा है, उस खर्चा को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और नॉन कैश आइटम में जो मेरा इनकम है, उस इनकम को हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। इतना बात तो आप लोग समझ के होइएगा। नहीं समझे तो फिर बता देते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको क्या लेना है? सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेना है। क्वेश्चन में कभी कभी क्लियर लिख के दे देता है कि वर्ष के दौरान इतना लाभ हुआ, वर्ष के दौरान इतना हानि हुआ। कभी क्लियर लिख कर नहीं देता है, कभी लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस लिख देगा, ऐसे लिख देगा, आपको लिख देगा प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लिख देगा। आपको यहाँ साल दे देगा, इसे 2022 हुआ और ये 2023 हुआ। इसमें दे देगा 40,000, इसमें दे दिया 35,000। अब देखिए, अब इससे कैसे निकालेंगे? तो अब प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, 22 में मेरा था 40,000, अब हो गया 35,000। इसका मतलब हुआ कि 5,000 से आपका डिक्रीज कर रहा है। जब अमाउंट आपका 5,000 से डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 से लॉस है आपका। नहीं तो आप लिखेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। सपोज दैट इसी जगह पे हम इस 3 को अगर हम 5 बना दे, नहीं तो अब 40,000 से कितना हो गया? 85,000 हो गया। इसका मतलब है कि पहले से लाभ मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहला कंडीशन तो ये होगा कि आपको लिख कर देगा वो ऊपर में, चाहे नीचे में क्वेश्चन नीचे में देंगे कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर लिख कर देगा। अगर नहीं दिया, आपको ये कंडीशन दिया होगा कि आपको प्रॉफिट लॉस लिख दिया होगा और साल दिया होगा 2022 और 2023। साल कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हम अभी करंट में बता रहे हैं तो ये साल होगा। आप बैक में किसी का वीडियो आप देखते होइएगा तो उनका ही बैक का होगा। अब सेशन अगर बुक आपके पास करंट वाला बुक है तो करंट का होगा, आपका पास बुक अगर पिछले साल का बुक है तो उसमें सेशन चेंज होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अगर सपोज दैट इससे ये भी आपको नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए कि न लिख कर दिया हुआ है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, न आपको ये करके दिया है कि प्रॉफिट लॉस इसमें से क्या होगा, ये भी आपको नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी दशा में हम लोग देखेंगे कैपिटल को देखेंगे। किसको देखेंगे? कैपिटल को देखेंगे। कैपिटल को देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। फिर कैपिटल में से ठीक इसी तरह सपोज दैट ये है 15,000, ये है 20,000। अब देखिए 15,000 से 20,000 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 से प्रॉफिट आप यहां से भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? या इसी चीज को हम मान ले यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दे तो देख लीजिए 15,000 से 80,000 हो गया, फिर भी इंक्रीज कर रहा है।
यहाँ पे अगर मान लीजिए इसी को हम अगर 9 कर दे तो ये 95,000 से 80,000 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालने का 3 कंडीशन बताया। एक कंडीशन कि आपको प्रॉफिट लॉस दिया होगा, दूसरा कंडीशन कि प्रॉफिट लॉस लिखा होगा और दोनों में से कंपेयर करना होगा, तीसरा क्या होता है कि आपको जो है कैपिटल दिया होगा, उस कैपिटल से आपको प्रॉफिट और लॉस देखना होगा। इस समझ। उसके बाद क्या होगा कि आपको नॉन कैश आइटम के बारे में बोले कि नॉन कैश आइटम में आपको नॉन कैश में आइटम का जो खर्चा होगा उस खर्चा को जोड़िएगा और इनकम होगा उस इनकम को क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में दिया होगा। किसके बारे में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। किसको ऐड करेंगे, देख लीजिए इसका, इसमें ऐड करना किसको है, यहां पर डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। यानी कि आपको करंट एसेट्स में कमी होगा और करंट लायबिलिटीज में वृद्धि होगा, तो ऐसी दशा में इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब लेस किस में करेंगे, सो देखिए लेस किसको करेंगे, लेस करेंगे क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब ध्यान दीजिए कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स यानी करंट एसेट्स में क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटीज के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसमें इसको ध्यान देना होगा आपको, नहीं कि करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में किस में ऐड कर रहे हैं और किस में लेस कर रहे हैं, ये ध्यान देना होगा कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करेंगे और लेस में इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर समझ में आया कि नहीं सो कहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, सपोज दैट जैसे लायबिलिटीज को देखिए, लायबिलिटीज जानते हैं, ये लायबिलिटीज मेरा फोन बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सिंपल सी बात, इसी लायबिलिटीज के मूल्य में अगर वृद्धि होगा, क्या होगा, लायबिलिटीज के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे लायबिलिटीज। समझ में आया। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर लायबिलिटीज है, सपोज दैट ये आपको याद नहीं हो रहा है, याद करने में कठिनाइयां हो रहा है, कैसे याद करेंगे, क्योंकि हम लोग तो आप याद करने वाले से है नहीं याद नहीं होता है, याद करते याद नहीं होता है, कभी ध्यान रहता है मोबाइल पे, मोबाइल चलाइएगा, मैसेज टिक टिक कीजिएगा तो क्या ध्यान होगा, क्या याद होगा, तो याद तो करिएगा नहीं, तो कहिएगा सर हमको ये समझ में नहीं आया, पढ़ाया ऊपर से निकल गया, नहीं। तो माइंड अगर यहाँ रहेंगे लगाएंगे तो ठीक है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। अगर ये समझ में नहीं आया कि किसको हम ऐड करेंगे और किसको हम लेस करेंगे, तो ऐसी दशा में ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटीज को तो जानते हैं, लायबिलिटीज मेरा कौन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि हुआ यानी कि लायबिलिटीज क्या हुआ, बढ़ा। जब लायबिलिटीज बढ़ा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इतना तो समझ में आता है। अब इतना भी बेवकूफ तो नहीं है कि अभी नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर लायबिलिटीज के मूल्य में कमी हुआ, ऊपर गया तो अप यानी बढ़ा, नीचे गया तो डाउन मतलब घटा। अगर लायबिलिटीज के मूल्य में कमी हुआ तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया, नहीं आया। देखिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज जब बढ़ेगा, जब लायबिलिटीज बढ़ता है इसका मतलब है कि प्लस होगा, जब लायबिलिटीज घटता है इसका मतलब माइनस होगा। बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, नहीं बट बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस होगा, नहीं। ठीक उसी प्रकार
नहीं, कि अब एसेट्स पे ध्यान, किस पे ध्यान देंगे, एसेट्स पे ध्यान। अब एसेट्स क्या होता है मेरा, डेबिट बैलेंस होता है, समझ में आया। अब ठीक उसी प्रकार देखिए ये क्या है, एसेट्स है। अब एसेट्स क्या कोर बैलेंस में होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसका जस्ट अपोजिट कीजिएगा, उल्टा, जिसको हम लोग को बोलते हैं उल्टा। तो एसेट्स बढ़ा तो माइनस, और एसेट्स घटा तो प्लस। समझ में आ गया, समझ में आया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, लाइबिलिटीज घटेगा तो घटाएंगे। इसका उल्टा, एसेट्स अगर बढ़ा तो घटाएंगे, एसेट्स अगर घटा तो जोड़ेंगे। सिंपल सी बात, वही चीज लिखी है। देखिए लाइबिलिटीज बढ़ा, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज बढ़ा तो इसका मतलब जोड़ेंगे। जोड़ने वाला देखिए लिखा हुआ ना, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज घटा, इसका मतलब माइनस में आइए। घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिक्रीज। तो देखिए लिखा हुआ ना, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। समझ में आया। अब देखिए एसेट्स के बारे में देखिए, एसेट्स उल्टा, अगर एसेट्स बढ़ा तो माइनस में आइए। लिखा हुआ है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। क्या हुआ, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। अब इसमें देखिए घटा, नीचे घटा तो क्या हो गया, प्लस। तो घटना प्लस में जाइए, लिखिए लिखा हुआ है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। समझ में आया। अगर इतना चीज पे आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको ऑपरेटिंग बनाने में कहीं पर भी किसी प्रकार का कहीं समस्या होने वाला नहीं है। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सवाल जब बनाएंगे तो आपको समस्या होगा। और ज्यादा समस्या होता है हम लोग को इसमें कि किस आइटम किसको जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे। इसीलिए आपको इस दोनों मेथड्स बता दिए हैं कि अगर ये दोनों मेथड अगर आपको याद हुआ तो ठीक है, अगर नहीं याद हुआ तो आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी एक का अगर अमल कर लेते हैं नहीं तो आपको ऑपरेटिंग बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब हम लोग आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में आपको किसी को नहीं दिक्कत है, ऑपरेटिंग में इतना अगर ध्यान दे दिए तो ऑपरेटिंग का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपको ऑपरेटिंग से नहीं बनेगा। अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का हम लोग क्या बोलते हैं, विनियोग करना। नहीं, एक कहीं पे मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, विनियोग करते हैं, नहीं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए हमको कोई नेट प्रॉफिट, कोई नेट लॉस की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको क्या कर सकता है इसमें, इन्वेस्टिंग में या तो परचेज होगा नहीं तो सेल होगा। हमको बस दो ही चीज लेना है, परचेज लेना है और सेल लेना है। परचेज मतलब जब अमाउंट बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, जब अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए। जैसे मान लीजिए 1 लाख से 2 लाख हो गया, इसका मतलब सेल हुआ। अमाउंट घटा तो क्या हो गया, परचेज हो गया। तो हमको सिर्फ परचेज और सेल को लेना है कि कैसे परचेज होगा और कैसे सेल होगा। नहीं, बस दो चीज पे ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज हम खरीदेंगे नहीं तो परचेज होगा, नहीं कोई चीज को बेचेंगे तो क्या होगा, सेल होगा। बस ये दो चीज पर ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको किसी भी आइटम का, इन्वेस्टिंग में किसी भी फिक्स एसेट्स का जो आइटम होगा, प्रत्येक का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया होगा। क्या दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा, दोनों दिया होगा। और दोनों से आपको पता चल जाएगा कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा, क्या बोल रहे हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हो, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है प्लांट, ओपनिंग भी दिया है क्लोजिंग भी दिया है, और प्लांट के बारे में नीचे लिख दे कि प्लांट पे 1 लाख डिप्रिसिएशन है, तो मान लीजिए जो ओपनिंग क्लोजिंग से हम ऊपर से निकाल सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट दिया देगा तो हम लोग उससे तो नहीं निकाल सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जिस आइटम पर ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा जिस आइटम पर अगर एडजस्टमेंट होगा तो उस आइटम का
आप क्या करेंगे, खाता खोलेंगे। नहीं, खाता खोलते समय ध्यान देंगे कि खाता जिसका खोलेंगे ओपनिंग बैलेंस को डेबिट से डालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट से डालेंगे। अगर आप जर्नल से आप बना लेते हैं लेजर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जर्नल जड़ से ही खराब है, मान लीजिए जर्नल पढ़े ही नहीं, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर समझ के निकाल दिए, पढ़े शुरू में कुछ आया ही नहीं, डायरेक्ट आए 12 में चले आए, तो ऐसी दशा में ध्यान दीजिएगा जब किसी का खाता खोलिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सर्स हो गया, किसी का खाता खोलिएगा तो आपको ओपनिंग भी दिया होगा और क्लोजिंग भी दिया होगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड लेना है। किसके क्रेडिट साइड? जिसका खाता खोलेंगे उसके क्रेडिट साइड में डिप्रिसिएशन लेना है, उसी क्रेडिट साइड में सेल लेना है, उसी क्रेडिट साइड में लॉस लेना है। नहीं, बस डेबिट साइड में आपको ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट को लेना है। समझ में आ गया? उसके बाद इन्वेस्टिंग में मान लीजिए उसके इसके बाद ही भी मान लीजिए आपको दिया जाएगा रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो उसको भी लेंगे। समझ में आ रहा है? किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग फिर से बता रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए हमको कोई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है परचेज और सेल का। परचेज सेल कब आसानी से निकलेगा? जबकि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, आपको परचेज या सेल निकल जाएगा। लेकिन किसी भी ओपनिंग या क्लोजिंग के अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हो, क्या दिया हो, अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हो, तो ऐसी दशा में आप उस एडजस्टमेंट के माध्यम से उसका खाता खोलेंगे। खाता खोलते समय ध्यान देंगे कि डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग साइड में क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट साइड सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में क्या होगा, बाय सेल, बाय डिप्रिसिएशन, बाय लॉस। नहीं, इतना करके आपको वहां से परचेज और सेल निकालना है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम तो इसका मतलब परचेज। मतलब सिंपल सी बात समझिए कि अगर टोटल करने के बाद डेबिट साइड कम आता है तो परचेज आएगा, क्रेडिट साइड कम आता है तो क्या आएगा, सेल आएगा। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे इसका इन्वेस्टिंग का कोई मेथड्स नहीं होता है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स नहीं होता है। नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं सिंपली वे में इसको बनाएंगे, इसका कोई मेथड नहीं होता है, ध्यान देंगे। कोई दिक्कत? तो इन्वेस्टिंग हो गया। अब आइए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय क्रिया। वर्ड से स्पष्ट है कि वित्त रुपया पैसा का बात कर रहा है। इसमें वो ट्रांजैक्शन होगा, उसमें उस चीज का बात करेंगे जिसमें पैसा आएगा या पैसा जाएगा। इसमें भी हमको कोई प्रॉफिट लॉस मतलब नहीं है, इसमें कोई परचेज सेल से मतलब हमको नहीं है, इसमें हमको नॉन कैश आइटम से मतलब नहीं है, इसमें हमको करंट एसेट से मतलब नहीं है, इसमें हमको फिक्स्ड एसेट से मतलब नहीं है। इसमें पैसा के बारे में बता रहा है कि पैसा इसमें कैसे आएगा और कैसे जाएगा। आप समझ लीजिए, जैसे आप कंपनी अगर पढ़ी होइएगा तो कंपनी में हम लोग क्या करते थे, शेयर इशू करते थे। तो शेयर इशू करते थे तो वहां से क्या आता था, पैसा आता था। शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, लोन मेरा इंक्रीज करता है। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मतलब जो प्लस वाला होगा, जैसे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, इंक्रीज ऑफ लोन, ये सब मेरा क्या है, पैसा आने का स्रोत है, सोर्सेस ऑफ इनकम है कि यहाँ से पैसा हमको आ सकता है। और मान लीजिए पैसा कहाँ जाएगा, जैसे शेयर को मतलब डिवेंचर को रिडीम करेंगे, नहीं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, वहां पे उसको माइनस करेंगे। तो उम्मीद है कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा आपको तो ये 3 बातों से गुजरना होगा। अगर 3 बात अगर आप सेपरेट अलग अलग तरीके से अगर समझ जाते हैं, ऑपरेटिंग बनाना, इन्वेस्टिंग बनाना, फाइनेंसिंग बनाना अगर समझ जाते हैं, तो उम्मीद है कि आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट में तीनों को अलग अलग हम लोग बनाने के बाद, ऑपरेटिंग बनाने के बाद, इन्वेस्टिंग बनाने के बाद, फाइनेंसिंग बनाने के बाद, ये 3 बनाने के
बाद तब हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब तक ये तीनों नहीं आएगा तब तक आपसे कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनेगा। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाना है तो आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग आपको पढ़ना होगा। समझ में आया? तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। अगर आप लोग को अगर अच्छा क्लास लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको हम आज क्या पढ़ा है। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। नहीं, जो आप लोगों का कमेंट रहता है उसी कमेंट को लेकर आते हैं कि फिर अगला कमेंट है, 2-3 और कमेंट है इसको, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में इसको हम लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।